नाउ रिसीट्स नॉर्मल लैंग्वेज में क्या हुआ, जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं वो आपकी रिसीट्स हैं। अब जो रिसीट पेमेंट जो आप खर्चा कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो इज पेमेंट्स एंड व्हाट यू आर रिसीविंग इन इज इनफ्लो, कैश इनफ्लो इज योर रिसीट्स। अब रिसीट्स भी दो तरीके की हो सकती है। रेवेन्यू रिसीट्स, द वर्ड रेवेन्यू से हम बात करते हैं तो उसको सिर्फ जब हम सिर्फ बोलते हैं रेवेन्यू मीन्स योर सेल्स। आप जो आप बेचेंगे तभी आपको रेवेन्यू आएगा ना, पैसा आएगा, तो आप सेल भी कह सकते हैं उसको। बट रेवेन्यू रिसीट जब हम बोलते हैं तो हम बात कर रहे हैं जो कैपिटल नेचर की नहीं हो। कैपिटल नेचर की कौन सी रिसीट्स होती हैं? जैसे आपने एसेट बेच दिया तो वो आपकी कैपिटल रिसीट है। आप रोज रोज एसेट नहीं बेचेंगे, तो आपने जो एसेट आपका बुक्स में था आपने वो बेच दिया, वो आपकी कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट कौन सी है? वो रिसीट्स जो कैपिटल रिसीट्स नहीं है। कैपिटल रिसीट्स आपको पता है क्या है? तो रेवेन्यू रिसीट्स वो कौन सी हो गई जो कैपिटल रिसीट्स नहीं है। जैसे कि आप गुड्स बेचते हैं तो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। आपको बिजनेस में इंटरेस्ट अर्न हो रहा है या कोई और एडिशनल इनकम अर्न हो रही है विच इज नॉट आउट ऑफ सेल ऑफ एन एसेट, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है। पेमेंट्स इज सिंपल कैश आउटफ्लो। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। देखिए पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पेमेंट्स हम जनरल भाषा में बोल रहे हैं पेमेंट करना है यानी कैश आउटफ्लो करना। बट हम बिजनेस के अंदर जब भी इनकम और खर्चे और इनकम की बात करते हैं तो हम इनकम के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रेवेन्यू और खर्चे के लिए हम यूज करते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे रिसीट्स हमारा है वो दो नेचर की है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली एक्सपेंडिचर्स भी जो है वो हमारा खर्चा है, वो भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये एक अलग वीडियो में आपको पूरा डिस्टिंक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिल जाएगा। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है। तो आप ये क्या कैपिटल रिसीट्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो आपको वहां मिल जाएगा। राइट नाउ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जैसे हम बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर्स जो डे टू डे के एक्सपेंडिचर्स हैं, जिनको आप एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, जो कैपिटल नेचर के नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको डिफाइन किया था what are revenue receipts? Those receipts which are not of capital nature. Similarly, those expenditure which are of not capital nature, they are revenue expenditures. So what are revenue expenditures? Like day-to-day expenses, your purchases, your day-to-day running electricity bills. Sir, I have a doubt. Yes. Depreciation will come under? Depreciation जो है वो भी आपका revenue expenditure है, आपका expense। But sir वो तो asset पे लग रहा है, capital नहीं, आपके एसेट पे जरूर लग रहा है, बट आप राइट ऑफ करके एक ईयर के लिए उसको चार्ज कर रहे हो। जो जैसे डिप्रिसिएशन भी जो है वो आपको हर साल लगना है, तो वो एक्सपेंसेस जो आपके रेपिटेटिव नेचर के रिकरिंग एक साल में आपको एक बार लगना ही लगना है, वो आपके एक्सपेंसेस है और वो आपके प्रॉफिट लॉस में चार्ज होगा। ठीक है। दिस वाज एन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डाउट बाय स्टूडेंट, सो वी रिस्ट्रिक्ट टू आवर टॉपिक फर्स्ट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो एक्सपेंसेस हैं, और जैसे कि ईच ईयर वो चार्ज होना चाहिए, हर जिस साल के लिए रेलेवेंट एक्सपेंस है वो उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होना चाहिए। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि हम एक ही साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते, या एक ही प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको बुक नहीं कर सकते, हमें उनको पार्ट्स में बुक करना पड़ेगा। मान लीजिए एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5 लाख का हो गया, अगर हम एक ही साल उसको पूरा प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर देंगे तो हमारी बुक्स बिल्कुल ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएंगी। तो हम उनको हमने कहा 5 साल की लाइफ में कर देते हैं, हर साल एक लाख रुपए डेफर करके। डेफर मीन्स पोस्टपोन करना, दैट इज कॉल्ड डेफरिंग ऑफ समथिंग। सो डेफरमेंट हमने किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ये एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं? ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या रिसर्च के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जिन एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिला, यानी कि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या होता है, जब हम खर्चा करते हैं तो एक एसेट क्रिएट होता है, बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, बट वो एक्सपेंसेस, सपोज मैंने आज 10 लाख या 20 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगाया अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और प्रमोट करने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लगाए। अब ये कोई हमारा एसेट तो क्रिएट नहीं हो गया, बट ये जो एडवर्टाइजमेंट हमने आज किया ये कई सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हम वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर कर रहे हैं, यानी कि हर साल ईच ईयर हम उसको सेपरेटली चार्ज कर रहे हैं, स्प्लिट करके उसकी लाइफ में। सो रिसर्च एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई रिसर्च करके कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करा या फाइंड किया जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपनी शुरू करने से पहले आपको करने पड़ते हैं। तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे चार्ज कर देंगे? जब इस साल अगर आपके जो कंपनी ही नहीं बनी तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम बनेगा और कैसे हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे? तो उसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और जब कंपनी बन जाएगी और जब प्रॉफिट लॉस बनेगा तो कई सालों में हम उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे यानी बुकिंग करेंगे। इनकम, इनकम इज सिंपल, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू जो भी आपके पैसे आए हैं, रेवेन्यूज आए हैं, माइनस या आपके खर्चे इज योर इनकम। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वर्ड जब हम बोलते हैं तो हम वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेफर करते हैं, यानी कि रूटीन एक्सपेंसेस, reoccurring expenses which are having in day to day course of business. Now दो तरीके के एक्सपेंसेस और हो सकते हैं, लाइक एक्सपेंसेस को हम क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं, एक्सपेंसेस वही हैं, बट अगर कोई हमने एक्सपेंस को, इस साल मेरा एक्सपेंस, सपोज मेरी लाइफ इंश्योरेंस इस साल 1000 रुपये महीना थी, बट मैंने उसको 12,000 की जगह, 1000 के हिसाब से 12 महीने के 12,000 रुपये होते हैं, बट हमने 12,000 दे दिया, ये 2,000 एडवांस में दे दिया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मेरा एक एम्प्लॉय है जिसको मुझे सैलरी 12,000 देनी थी बट मैंने 10,000 ही दी इस साल, 2,000 आउटस्टैंडिंग है, यानी मैं उसको अगले साल दे दूंगा या अगले महीने दे दूंगा, जब बुक्स क्लोज होने के अगले महीने, तो वो अगला साल नया फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। तो जिस दिन हम बुक्स क्लोज करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उस दिन वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are paid in advance and outstanding expenses are those expenses which are due but not paid, right? Now profit और gain में generally लोग confusion होता है। तो profit basically हम बात करेंगे, profit भी दो टाइप के होते हैं, gross profit and net profit। वो क्या होते हैं वो हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, बट पहले गेन समझ लें। बेसिकली गेन वो इनकम्स हैं जो हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुई है। जैसे मान लीजिए आपने कोई आपका एसेट था जिसकी वैल्यू, बुक वैल्यू आपकी 10,000 थी और मान लीजिए 10,500 रुपये में बिक गया, तो ये 500 रुपये जो है आपको फायदा हुआ क्योंकि आपकी बुक वैल्यू से ज़्यादा आपको वैल्यू मिल गई। तो 500 रुपये जो फायदा है ये आपका, हम उसको गेन बोलेंगे, हम इसको प्रॉफिट नहीं डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी से या बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जिसमें हम डील कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बेच के खरीदने के कारण हमें ये इनकम नहीं हुआ, ये एक एडिशनल इनकम है जो कि हम जिसको हम गेन क्लासिफाई करेंगे। जैसे आपने कोई बैंक में एफडी करी हुई है, जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो भी आपका, हम उसको प्रॉफिट डिफाइन नहीं करते, उसको हम गेन डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये भी एक एडिशनल इनकम है जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं आ रही, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, हमें ये एक एडिशनल इनकम आ रही है, तो उसको हम गेन बोलते हैं। नाउ प्रॉफिट पे हम आते हैं, तो प्रॉफिट में एक, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट एक वर्ड आप सुनते हैं। ग्रॉस इज एक्चुअली, ग्रॉस वर्ड क्या बोलेंगे, टोटल प्रॉफिट या मोटा प्रॉफिट जिसको बोले। तो उसके अंदर हम सिर्फ आपकी जो डायरेक्ट इनकम है, आपकी डायरेक्ट इनकम होती है आपकी सेल्स, और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, जैसे परचेजेस, और जो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो आधा जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, बाकी रिमेनिंग इज पीएनएल अकाउंट। तो आपकी डायरेक्ट ये इनकम दैट इज सेल या क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर ये साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कम है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट आप ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ पे आप इनडायरेक्ट इनकम्स लिखेंगे और यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। अगर ये साइड ग्रेटर है और ये लेस है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, अगर उसका रिवर्स है तो आपको नेट लॉस होगा, यानी अगर आपकी एक्सपेंसेस साइड ज्यादा है और इनकम साइड कम है तो आपको नेट लॉस होगा। अब ये आपको अभी बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको एक प्रिलूड दे दिया गया है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आप जब पढ़ रहे हैं, देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को या किसी टर्म को समझें तो इन एडवांस हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपने दिमाग में रिकलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास एक बेसिक फ्रेम रहेगा, एक बेसिक आइडिया रहेगा, ताकि हम उस टॉपिक को और बहुत अच्छे से समझ लें। तो डोंट टेक इट सीरियसली अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आई, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स की है और ये हम ऑलटुगेदर अलग वीडियो में कवर करेंगे।
बट अभी के लिए आप फिर वर्ड से फेमिलियर हो जाएं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर एंड नेट प्रॉफिट इज देयर, एंड व्हाट इज गेन एंड व्हाट इज प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर आपके जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको फायदा हो रहा है या गेन हो रहा है वो सब इंक्लूड है। गेन इज योर इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। डायरेक्ट इनकम सिर्फ आपकी सेल्स होती है, राइट। अभी के लिए इतना आप समझिए। नाउ लॉस, लॉस इज नुकसान। अगर आपका एक्सपेंसेस साइड ज्यादा है और इनकम साइड कम है तो आपको नेट लॉस हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट किसका है? बिजनेस ने अगर प्रॉफिट किया है तो किसका है? ओनर का है। तो अगर प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, तो उस केस में कैपिटल उसकी घट जाएगी, ठीक है। नाउ अपन समझ रहे हैं इसमें डेटर, क्रेडिटर और डिस्काउंट। डेटर कौन होता है? जिसको बिजनेस से पैसे लेने हो। बिजनेस को पैसे कैसे लेने होंगे? अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे किसी को बेचे, यानी उधार में बेचे आपने, तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हुआ? बिजनेस के, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या हुआ? वो डेटर हुआ, ठीक। यानी कि अ पर्सन टू हुम क्रेडिट सेल हैज बीन मेड इज अ डेटर टू द बिजनेस। क्रेडिटर कौन हुआ? जिसको पैसे बिजनेस को वापस लौटाने हैं, बिजनेस को पैसे देने हैं। तो अगर बिजनेस ने किसी से उधार माल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, क्रेडिटर इज द वन हु इज कॉल्ड क्रेडिटर, जिससे क्रेडिट परचेजेस हमने करी है उससे और हमें उसको पैसा लौटाना है। थर्ड इज डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट क्या होता है? जनरली डिस्काउंट, ऑब्वियसली आपको जितने पैसे देने हैं उसमें से अगर कोई आदमी आपको कम बोल दे, कम दे दीजिए, मान लीजिए किसी को आपको 10,000 देने हैं और वो कहे ठीक है आप 9,900 दे दीजिए, तो ये 100 रुपये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट भी दो प्रकार के हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होता, it is recorded in the books of accounts. Trade discount is not recorded, cash discount is recorded. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सपोज हमने किसी से गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, हमने उसको लगा नहीं यार इसमें तो कुछ डिस्काउंट करो, बहुत ज्यादा है। उसने कहा ठीक है आपको मैं 10% डिस्काउंट कर देता हूँ, यानी आपके लिए 10,000 का 10% 1,000 होता है, आपको मैं 9,000 में दे देता हूँ। उसकी लिस्ट प्राइस जनरली थी 10,000। लिस्ट मतलब वो उसने एक लिस्ट बनाई हुई थी जिसपे उसका कीमत थी 10,000। हमने उससे नेगोशिएट किया, उसको बोला नहीं यार कम करो, उसने कम कर दिया 10%, ये 9,000। अब हमने कितने खरीदा है? 10,000 की या 9,000? हम अपनी बुक्स में 9,000 ही एंटर करेंगे। उसने कितने में बेचा है? 10,000 की 9,000, वो अपनी बुक्स में भी 9,000 ही एंटर करेगा। तो ये 10,000 रुपए कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होते, यानी ये जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। दिस 1,000 जो डिस्काउंट है, जो लिस्ट प्राइस पे मिला है, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये रेलेवेंट ही नहीं होता। सिंपल 9,000 दोनों जगह एंटर होंगे कि ट्रांजैक्शन 9,000 रुपए का हुआ है। अब जनरली जैसे बिजनेस के अंदर रेपिटेटिवली रीअकरिंग ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं साल भर में, तो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स भी होते हैं। तो अब उसने बोला कि भैया आपको ये 9,000 रुपए का तो दे तो दिया, अब पेमेंट कब दोगे आप? उसने कहा 2 मंथ्स बाद दूंगा। उसने कहा ठीक है, 9,000 में तय हो गई, 2 महीने बाद पेमेंट देनी है। सपोज उसने बोला, ऑफर किया उसको कि अगर आप मुझे 1 महीने के अंदर दे दोगे, विद इन 1 मंथ, तो मैं आपको 10% का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसमें दोनों का फायदा है। दोनों का कैसे फायदा है? अगर जिस व्यक्ति को 2 महीने बाद पैसे मिलने हैं, अगर उसको 1 महीने पहले ही पैसा मिल जाए तो वो भी अपना काम चला सकता है। तो उसने एक एडिशनल उसको लालच दे दिया कि जल्दी पेमेंट कर दे। ये व्यक्ति अगर इसके पास पैसा आ गया है तो अपने पास रखने से ज्यादा अच्छा है कि पेमेंट कर दे और डिस्काउंट ले ले, क्योंकि उसके 9,000 रुपए की जगह 10% और लेस कर देंगे, इसके 900 रुपए बचेंगे। तो इसके लिए कैश डिस्काउंट फायदा है, इसके लिए नुकसान जरूर है, बट क्योंकि इसको पैसा एडवांस में मिल रहा है तो वो ही विल पुट दिस मनी टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, अपने पैसा बिजनेस में यूज कर लेगा अलग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये जरूर रिकॉर्ड होएगा ये 900 रुपए। अगर ये 1 महीने पहले देता है
तो ये कैश डिस्काउंट ये अपनी बुक्स में लिखेगा कि मुझे देने थे 9,000 रुपए, मगर मैंने दिए 900 रुपए का डिस्काउंट मिला और मैंने दिए 8100, और ये भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि मुझे 9,000 रुपए से लेने थे, मैंने उसको 900 का डिस्काउंट दिया, मुझे मिले 8,100। तो अभी के लिए दिस इज ऑल जो आपको समझना है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। जब हम जर्नल एंट्रीज के लिए अप्रोच करेंगे और सवाल लगाएंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, राइट? सर आई हैव अ डाउट। यस Sir, why trade discount is not recorded in the book? ट्रेड डिस्काउंट इज अ गुड नॉर्मल क्वेश्चन कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं होता बुक्स के अंदर। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता बुक्स के अंदर बिकॉज रेलेवेंट नहीं है। अगर हम आप किसी से सपोज पुरानी गाड़ी खरीदने गए, आपने कहा भाई ये गाड़ी कितने की है, उसने कहा मैं 2 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूँ। आपने कहा नहीं यार 2 लाख तो ज़्यादा है, मैं तो 1.5 लाख दूंगा। नेगोशिएशन होता रहा, डिस्कशन होता रहा, उसने कहा ठीक है, तय हुआ कि 1,70,000 रुपए में ये गाड़ी सेल करने को वो तैयार हो गया। इनिशियली कहाँ से शुरू हुआ था? 2 लाख रुपए में बेचने से स्टार्ट किया था उसने, और हम खरीदने वाला कितने में था? 1.5 लाख से। सेलर वॉज रेडी टू सेल एट 2 lakhs एंड बायर वॉज रेडी टू बाय एट 150। बट जब फाइनल ट्रांजैक्शन जब नेल डाउन हुआ, जब स्ट्रक हुआ, वो कितने में हुआ? 1,70,000 में। तो क्या ये 2 लाख और ये 1.5 लाख रुपए जो हवा में बातें चली हैं, क्या रिलेवेंट है? रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं। ये तो बातें हैं, वो 10 लाख बोल देता, वो 4 लाख बोल देता, और ये 50,000 बोल देता, कोई रिलेवेंट नहीं है फिगर्स। एक्चुअली जो फिगर जो अराइव हुआ है वो 170 हुआ है। तो इसलिए देखा जाए तो ये, अगर यहां से देखा जाए तो ये 30,000 का ट्रेड डिस्काउंट है जो कि रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स के अंदर। ठीक, अब अगर मैंने इससे तय किया कि भाई ये जो 170 है इसमें से आधे मैं आपको अभी दे रहा हूं 85,000, और बाकी 85,000 मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है? तो 85 तो दे दिया उसने। अब 80 अगर इसने बोला कि ठीक है अगर 1 महीने में दे दोगे तो मैं आपको 5,000 का और डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये कैश डिस्काउंट हुआ। तो अब ये 85,000 जो रिमेनिंग, जब अगर ये 1 महीने पहले दे देगा तो इसको सिर्फ 80,000 देने और 5,000 इसको डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको फायदा हो जाएगा 1 महीने पहले देने में 5,000। अगर इसके पास पैसा होगा तो ये जरूर ये बेनिफिट लेगा, नहीं होगा तो ठीक है 2 महीने बाद दे लें इसको 85,000, और उसको ये फायदा है कि उसको पहले पैसे मिल जाएंगे। ठीक, गॉट इट? यस सर। चलो।